नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की आज की कक्षा में अध्ययन होगा भारत संघ के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले कि हम आगे चलें, समझ लेते हैं कि आगे की कक्षाओं का जो रूपरेखा है वो क्या रहेगी। हम अभी तक जो अध्ययन कर चुके हैं, अब तक की कक्षाओं में हमने संविधान क्या है उसको जाना, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया वो हम समझ चुके हैं। इसके अलावा प्रस्तावना और फिर भारत और भारत के राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ साथ हम मूल कर्तव्यों की अवधारणा को भी समझ चुके हैं। साथ ही जो संविधान के मूल ढांचे की मूल संरचना है, ये किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई है, ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो अब तक जो ये सारे विषय थे, ये सारे प्रसंग थे, ये थे जो संविधान के मूल्य परिसर के बारे में। तो जो इसमें ज़्यादातर हमने जो अध्ययन किया है वो कहीं ना कहीं मूल्यों के बारे में है कि भारतीय संविधान में कौन से मूल्य दिए गए हैं। कहीं समता की बात, कहीं स्वतंत्रता की, कहीं न्याय की बात। और इसके अलावा हम कहीं पर पढ़ रहे थे जैसे प्रस्तावना के अंदर किस तरह से हम लोकतंत्रात्मक ढांचा बनाएंगे, गणतंत्र बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी मूल्यों पर टिके होंगे और साथ ही संप्रभु भारत बनाया जाएगा। तो अब तक कहीं ना कहीं हम मूल्य परिसर में विचरण कर रहे थे और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में दिए गए संस्थागत परिसर में। मतलब इन्हीं मूल्यों के आधार पर कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं और इन संस्थाओं की जो संवैधानिक जिम्मेवारी है वह यह कि इन मूल्यों को समाज में स्थापित किया जा सके। तो कौन कौन सी संस्थाएं प्रमुख तौर पर हम पढ़ेंगे संविधान और परीक्षा की दृष्टि से। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं भाग 5। और जब भाग 5 की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से प्रसंग, कौन कौन से जो संस्थाएं हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। वो है सबसे पहले इसमें 3 तरह की हम अगर बात करें कि राज्य के 3 अंग जिसमें प्रमुख तौर पर शामिल हैं। पहले तो राज्य की जो कार्यपालिका है इसके बारे में, और कार्यपालिका के साथ फिर हम जो विधायिका है, और फिर हम बात करेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में। अब अगर सीधे तौर पे बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं, तो जब हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो भाग 5 में जो संघ की कार्यकारिणी है उसमें दिए गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और मंत्री परिषद संस्थाओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम चलेंगे विधायिका की तरफ। तो भारत की संसद के बारे में अध्ययन होगा, लोकसभा, राज्यसभा किस तरीके से काम की जाती है, यहाँ पर निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है और साथ ही जो विधि यहाँ पर प्रतिपादित की जाती है, अधिनियमित की जाती है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं। और फिर हम चलेंगे न्यायपालिका की तरफ। तो फिर भाग 5 में अगर हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के बारे में तो फिर हम देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अब जब हम भाग 5 की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह जरूर याद रखिएगा भारत संघ के बारे में है, मतलब के केंद्र के बारे में, केंद्र की संस्थाओं का, केंद्र की राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन यहां पर कर रहे होंगे। फिर धीरे धीरे हम राज्य की तरफ, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम जो भारत में नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के संघ कार्यकारिणी के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 में प्रतिपादित किया गया है राष्ट्रपति का पद, जो कि राज्य के प्रमुख भी होंगे और साथ ही राज्य की या फिर संघ की सारी कार्यकारिणी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित की गई हैं। तो जब हम आगे जो राष्ट्रपति पद के कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे तो यह चीज हमें बेहतर समझ में आएगी। राष्ट्रपति पद को अपनी परीक्षा के संदर्भ में समझने के लिए हम ये जान लें कि एक तो हमें समझना होगा कि किस तरह से इनका निर्वाचन होता है और पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया क्या है, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। और फिर दूसरा जो स्तंभ है उस पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के साथ शक्तियां क्या हैं और अपनी शक्तियों के निर्वहन के लिए यह किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, या फिर जो केंद्र का मंत्रिमंडल परिषद है उसका क्या योगदान होता है राष्ट्रपति के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए। देखते हैं आगे। सबसे पहले राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं क्या क्या हैं।
सो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? सबसे पहले देखें तो नागरिक की शर्त है, भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारत में जो भी अर्हताएं हैं वो भी राष्ट्रपति बनने के लिए वो अर्हता उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि जो लोकसभा के अंदर जो सांसद बनते हैं तो उनके लिए एक यह भी शर्त है कि उनको किसी भी आपराधिक कृत्य में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा ना हुई हो। तो यह अर्हता भी स्वतः ही राष्ट्रपति पद के लिए भी लागू हो जाएगी, क्योंकि जो भी अर्हता आपको चाहिए लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए वो ही आपको राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भी चाहिए। आगे देखते हैं तो कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी आप समझ लें उस पर नहीं होना चाहिए। और ये यहीं पर हम याद कर लेंगे कि भारत में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए यह एक अहम अर्हता है कि आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आप लाभ के पद पे हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, तो फिर आपको वहां से इस्तीफा देकर ही आप ऐसा निर्वाचन और उसके अंदर प्रतिभाग कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक और शर्त यह है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। और ये कौन होने चाहिए? निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार रखते हैं, मत डालने का अधिकार रखते हैं, वह व्यक्ति 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। मतलब मैं तो नहीं, यदि कोई व्यक्ति आज राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरता है तो उस नामांकन पत्र के साथ संलग्न होंगे 50 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर और उन प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए अलग से 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर भी संलग्न किए जाएंगे। अब ये निर्वाचक मंडल क्या है, ये कौन लोग हैं जिनके हस्ताक्षर चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। साथ ही देखेंगे कि प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा कराएगा और जो भी कुल वैध मत पड़ेंगे उन कुल वैध मतों का यदि 6वां हिस्सा कोई प्रत्याशी प्राप्त नहीं करता है तो उसकी है जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। और यह भी याद रखें, जमानत राशि जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाएगी। अब इसमें एक बात और आप याद रखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, यह संवैधानिक शर्त नहीं है, वरन हमारे पास एक अधिनियम है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। उस विधि से यह शर्त एक अर्हता के रूप में स्थापित कर दी गई है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोगों से सीधे मत नहीं डलवाए जाते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से भारत में राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष यह है कि पहले लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने और उन प्रतिनिधियों ने आगे राष्ट्रपति को चुन लिया। अब ये निर्वाचक मंडल बनाया जाता है मत डालने के लिए। सो इसमें कौन कौन लोग होंगे? तो याद रखें, निर्वाचन मंडल में जो लोग हैं वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो जो भी निर्वाचित सांसद हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनको मताधिकार होगा। इसके आगे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वह मताधिकारी होंगे। और इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, इनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को मताधिकार दिया गया है। अब यहां पर जो हमें विशेष रूप से याद रखना है, जहां पर प्रश्न में संशय पैदा किया जाता है, वो ये है कि निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है। मतलब कि जो नामांकित सदस्य हैं वो मताधिकारी नहीं होंगे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। जैसे राज्यसभा में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को ही ये शक्तियां दी गई हैं कि 12 लोगों को वो नामांकित कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर। तो वो 12 नामांकित सदस्य मत नहीं डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। और दूसरा, जिन भी राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के भी जो सदस्य हैं वो वोट नहीं डालते हैं। तो हमें बस एक तो याद रखना है, निर्वाचित सदस्य लोकसभा राज्यसभा भी, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक मतलब विधानसभा, और साथ में दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके भी निर्वाचित विधायक जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें मताधिकार रखते हैं। अब ये तो हुआ निर्वाचन मंडल और इसके
अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को मताधिकार नहीं है। मैं फिर से याद करा दूं, जो भी लोग हैं, हम भारत के लोग, ये प्रत्यक्ष तौर पर मताधिकार नहीं रखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वरन पहले लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यही निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुना है और जनता के स्थान पर जनता के लिए यही जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब आगे चलते हैं और निर्वाचन को और गहराई से समझते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए समझ लें। जो हमारे पास कुछ शब्द आते हैं वो ये कि एक तो बहुमत प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति का चयन होगा, मतलब जो सरल प्रणाली है मताधिकार की उसके द्वारा चयन नहीं किया जाएगा। गुप्त मतदान में चयन होगा, साथ ही एकल संक्रमणीय मत द्वारा तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब ये सारे शब्द क्या हैं जो परीक्षा में हमसे पूछे जाएं तो कई बार संशय का कारण बनते हैं। सबसे पहले समझें, बहुमत प्राप्त करने के बाद तो जो सरल प्रणाली है चुनाव की, जिसमें जो भी अगर चार मान लीजिए प्रत्याशी निर्वाचन के लिए लड़ रहे हैं, आपस में प्रत्याशी हैं, तो सरल प्रणाली यह कहती है कि जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे वह विजयी माना जाएगा। मतलब समझें इस चीज को कि चार प्रत्याशी हैं जो कोई भी विधायक का या सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से। अब इसके अंदर पहली बात तो हमें पता है कि भाई 100% कभी मत डाले नहीं जाते हैं किसी भी चुनावी क्षेत्र में। तो मान लीजिए 70% वोट डाले गए। अब इस 70% में से मान लीजिए एक व्यक्ति को, एक प्रत्याशी को 26, एक को 24%, एक को 11% और एक को 9% मिले। तो याद रखें, जिसको भी सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वह विजयी माना जाएगा। मतलब यह नहीं देखेंगे उसको कितने प्रतिशत मतों की प्राप्ति हुई है, सबसे ज्यादा मत जो प्राप्त करता है उसको विजयी मान लिया जाएगा, उसको चुन लिया जाएगा। परंतु यह प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त नहीं की जाती है। यहां पर पूर्ण बहुमत के आधार पर ही राष्ट्रपति का चयन होगा। मतलब कि जितने भी कुल वैध मत हैं उनका 50% से ज्यादा प्राप्त करने के बाद उस प्रत्याशी को राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। तो यह बहुमत प्राप्त करने पर पूर्ण बहुमत होना चाहिए। और फिर है गुप्त मतदान, मतलब कि मतदान किस, जो भी आपके निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं उसने किस प्रत्याशी के हक में मतदान किया यह सिर्फ उसे पता होगा, बाकी लोगों को नहीं। जैसे आप कभी MP या MLA, सांसद या विधायक के इलेक्शन में जब वोट डालने जाते हैं तो हमें पता होता है कि EVM जो मशीन है जिस पर मताधिकार का इस्तेमाल किया जाता है उसको चारों तरफ से ढक कर रखा जाता है। मतलब कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं, मत डाल रहे हैं, सिर्फ आपको पता है और बाकी लोगों को यह नहीं पता होता। तो यहां पर भी गुप्त मतदान होता है, खुला मतदान नहीं होगा। अब आते हैं दो जो आगे के हमारे कुछ शब्द युग्म है, जैसे कि एकल संक्रमणीय मत क्या है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा है वहां पर किसी अनुपात के पक्ष में दिया जा रहा है, किसी चीज से तुलना की जा रही है और उसके अनुपात में जो मत का मूल्य है वो निर्धारित किया जा रहा है। अब जैसे हम जानते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो जो भी सांसद या निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, विधायक, जब वो मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो वो खुद का प्रतिनिधित्व ना करके बल्कि जिन लोगों ने, भारत की जनता ने उनको चुना है, ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब जो इनके मत का मूल्य होना चाहिए वह एक नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने लोगों का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं उसके सापेक्ष में इनके मत का एक मूल्य निर्धारित करना होगा। अब इसके लिए एक फार्मूला आपको संविधान में दिया जा चुका है। तो क्या है, तो मान लीजिए कोई भी एक विधायक है, एक सबसे पहले विधायक का मत मूल्य, विधायक का जो मत मूल्य होगा उसको निर्धारित करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है। तो इसके लिए किया यह जाएगा कि राज्य की जो भी जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या, इसको भाग दे दिया जाएगा
जो भी राज्य में, जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, क्योंकि सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही मताधिकार रखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो कर क्या रहे हैं, राज्य की कुल जनसंख्या को निर्वाचित विधायकों के नंबर से आप भाग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यही प्राप्त होगा कि एक विधायक के पीछे कितने लोग आते हैं, कितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं यह कतई नहीं कह रहा हूं कि हर एक विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर यह हम पता करेंगे कि कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस विधायक के पक्ष में किया है, बल्कि राज्य स्तर पर यह निकाल लिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 23 करोड़ है, तो 23 करोड़ को भाग दे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में जितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो उस सूरत में हम भाग दे देंगे 403 से। उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों की विधानसभा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक के पीछे कितने लोग आते हैं। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले में कुछ और भी जोड़ा गया है। क्या चीजें जोड़ी गई हैं तो उसको समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले और सबसे अहम बात, यह जो आप राज्य की जनसंख्या लेते हैं, यह जो आज की जनसंख्या है या जो पिछली जनगणना हुई है उसके आधार पर नहीं लिया जाता है, बल्कि 1971 की जनगणना के आधार पर यह राज्य की जनसंख्या ली जाती है। हालांकि संविधान में प्रावधान यही है कि आपको जो भी हाल फिलहाल में हुई जनसंख्या है उसके आधार पर राज्य की जनसंख्या लेनी है, परंतु 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में रोक लगा दी गई कि भाई 1971 की जनसंख्या पर ही में रखेंगे। और वजह क्या थी? वजह थी भारत में जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और यह भी कि सभी राज्यों में एक समान नहीं बढ़ी। उत्तर भारत के राज्य यहां पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, परंतु यदि हम दक्षिण भारत की नजर डालें तो दक्षिण भारत में आपको केरल, तमिलनाडु, यह ऐसे राज्य मिलेंगे जहां जनसंख्या नियंत्रण 1980 के खत्म होते होते जो है वो प्राप्त कर लिया गया था। 1980 के दशक की मैं बात कर रहा हूं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन राज्यों के विधायकों का मतमूल्य बहुत ज्यादा हो, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनका मतमूल्य बहुत कम रह जाए। तो इस वजह से 1971 पर ही रोक लगा दी गई है। तो एक तो फार्मूले का ये हम प्रारूप याद कर लेंगे, और क्योंकि अब भी हम जानते हैं कि जो संख्या आएगी, जब आप लाखों करोड़ों की गिनती को कुछ 100 की गिनती से भाग देते हैं तो आपको एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो क्या किया गया, उसी संख्या को 3 अंक तक कम कर देने तक, 3 इकाई तक कम कर देने के लिए इसको गुणा किया जाता है 1/1000 से। ये 1/1000 का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यह है कि जो मतमूल्य आपको प्राप्त हो रहा है वह एक बड़ी संख्या है, तो उसको 3 इकाई तक कम कर दें। जब सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य 3 इकाई तक कम कर दिया जाएगा तो समानता फिर भी स्थापित ही रहेगी। तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं किसी भी राज्य के एक विधायक का मतमूल्य। अब एक राज्य के एक विधायक का मतमूल्य आ गया तो सभी विधायकों का मतमूल्य आ जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य निकाल लिया जाएगा। अब फिर आपको यह भी संख्या प्राप्त होगी कि समस्त भारत में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं राज्यों में, और दिल्ली और पुडुचेरी में भी, उनका मतमूल्य क्या है, और उनको जोड़ देने के बाद कोई एक मूल्य आपको प्राप्त होगा। अब उसी के आधार पर निकाला जाएगा जो सांसद हैं उनका मतमूल्य। तो उसका फार्मूला क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो इसके लिए जो एक कोई भी सभी जो आपके सांसद हैं, तो और ये हम निर्वाचित सांसदों की बात कर रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, तो इसके लिए फार्मूला ये रखा गया है कि जो भी कुल मूल्य है सभी विधायकों के मतों का, उस मूल्य को विभाजित किया जाएगा जो भी गिनती है आपके सांसदों की। और कौन से सांसद? निर्वाचित सांसद, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। तो जब आप सभी निर्वाचित सांसदों की गिनती से
आप भाग देंगे कुल मूल्य सभी विधायकों के मतों का। और जब मैं कुल मूल्य सभी विधायकों के मतों की बात कर रहा हूं, मैं यह राज्य स्तर पर नहीं वरन भारत स्तर पर बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं। तो फिर आपको प्राप्त होगा एक सांसद के मत का मूल्य। और इसमें कोई 1/1000 और 1971 ऐसा कुछ नहीं है, यही फार्मूला है। तो इस आधार पर आपको सभी सांसदों के मत का मूल्य भी पता चल जाएगा। यह है परिभाषा जो हमने आनुपातिक जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके मतों का मूल्य निकालने के लिए, इसी को कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। अब सभी का मत मूल्य हमें प्राप्त हो चुका है। तो अब जो दूसरा हमने एक शब्द देखा था वो था एकल संक्रमणीय मत। तो एकल संक्रमणीय मत की अवधारणा क्या है? तो इसमें अब हम एक तो ये याद रखेंगे कि जो आज भी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये ईवीएम पर नहीं होता है बल्कि मतपत्र पर ही किया जाता है। तो सभी लोगों को एक मतपत्र दे दिया जाएगा, निर्वाचन मंडल के सभी सदस्यों को एक मतपत्र दे दिया जाएगा। अब उस पर याद रखें, जब मताधिकार का इस्तेमाल करना है तो किसी एक को सारा मत नहीं बल्कि वरीयता के आधार पर मताधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। वरीयता के आधार पर यूं समझें कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है देश के अंदर और राष्ट्रपति के चुनाव में एक से ज्यादा प्रत्याशी हैं। हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए 4 लोग हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। अब जब भी निर्वाचन मंडल का कोई सदस्य मताधिकार का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो सांसद है चाहे निर्वाचित विधायक है राज्यों के अंदर, तो ये मतपत्र प्राप्त करने के बाद वो ऐसा नहीं कि एक नाम पे ठप्पा लगा दे और उसके मत का सारा मूल्य जो सदस्य है जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं उसको प्राप्त हो जाए। आपको वरीयता देनी है। तो वरीयता, मान लीजिए कोई सांसद गए तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले जो मुझे पसंद है वो बी कैंडिडेट, तो मैं इस प्रत्याशी को पहल के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हूं। परंतु यह नहीं है तो मेरी दूसरी वरीयता मैं देना चाहता हूं डी को, इसी तरह ए को तीसरी और सी को चौथी। अब यहां पर देख रहे हैं कि हमने एक निर्वाचन मंडल के सदस्य को देखा कि उन्होंने बी प्रत्याशी के हक में अपनी पहली वरीयता दी है। लेकिन अब अगर कोई और सांसद या विधायक जाते हैं तो उनकी पहली वरीयता भिन्न भी हो सकती है। मान लीजिए बीजेपी वाले कोई गए सांसद या विधायक, उन्होंने बी को कह दिया, लेकिन कांग्रेस के कोई विधायक या फिर सांसद जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी बी नहीं, मैं तो डी को पहली वरीयता देता हूं और बी को चौथी, इसके अलावा सी को तीसरी, ए को दूसरी। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि निर्वाचन मंडल के सभी सदस्यों की जो वरीयता है वो अलग अलग हो सकती है। तो पहली चीज का याद हम रखेंगे कि वरीयता के आधार पर मताधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत की सारी प्रणाली में यह सम्मिलित है। अब आगे चलते हैं। इस आधार पर सभी मतों को मताधिकार के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाएगा और जो मताधिकार की प्रणाली है ये एक शाम खत्म हो जाएगी जो भी दिन चुना जाएगा। अब इसके बाद गिनती शुरू होगी। अब जब गिनती शुरू होती है इन मतों की तो चरणों में शुरू होती है। मतलब जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है वो इन सब मतपेटियों को अपने पास बुला लेगा। अब इसके बाद प्रथम चरण जब शुरू होता है गिनती का तो सारे ही मतों को खोला जाएगा और सिर्फ पहली वरीयता के आधार पर ही प्रथम चरण में गिनती की जाएगी। कुछ समय के लिए जो दूसरी, तीसरी या चौथी वरीयता है इसको गिनती में नहीं लाया जाएगा। तो जैसे पहला मत खुला तो जो भी बी व्यक्ति है, अब इसको अगर पहली वरीयता मिली है तो इस मत का पूरा मूल्य बी के हक में ही दे दिया जाएगा। मान लीजिए 4 टोकरी लगा दी है, ए, बी, सी और डी, 4 प्रत्याशी थे हमारे, तो इनके हक में वोटों की गिनती जाएगी। तो एक वोट खुला उसमें बी को पहली वरीयता थी, तो अब देखेंगे नहीं कि दूसरी, तीसरी वरीयता किसके नाम की है, क्योंकि पहली वरीयता इनकी है तो इस मत का पूरा मूल्य बी के खाते में डाल दिया जाएगा। अगला वोट खुला तो पता चला कि भाई डी की पहली वरीयता है, तो फिर बाकी वरीयताओं को नहीं देखेंगे और ये जो मत है इसका पूरा मूल्य डी के खाते में डाल दिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के आधार पर ही जो मत हैं उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा विभिन्न प्रत्याशियों के हक में। अब पहला चरण खत्म होगा तो फिर इन मत मूल्यों की गणना की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इन चारों प्रत्याशियों में से क्या कोई एक ऐसा है जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है।
कुल वैध मतों का जो भी मूल्य है उसके 50% से ज्यादा क्या किसी को प्राप्त हुए हैं? यदि हुए हैं तो फिर मुबारकबाद, भारत के राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। परंतु यदि किसी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो अब बात जाएगी गिनती के दूसरे चरण में। द्वितीय चरण में क्या किया जाएगा? अब नया मत तो कोई डाला नहीं जा रहा है, नया मत नहीं डाला जा रहा है, बल्कि इन्हीं मतों को हस्तांतरित किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत है, मत एक ही बार डाला जा रहा है जिसको आगे की प्रक्रिया में दूसरे प्रत्याशियों के हकों में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो यह हस्तांतरण कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले हम इन चारों प्रत्याशियों में से देखेंगे कोई तो एक ऐसा प्रत्याशी होगा जिसको न्यूनतम मत वैल्यू प्राप्त हुआ होगा। जो न्यूनतम मत मूल्य प्राप्त करने वाला प्रत्याशी है, सबसे पहले उसको पकड़ लेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सी, इसको न्यूनतम मत मूल्य मिला है। पहली बात तो राष्ट्रपति पद की दौड़ से इस प्रत्याशी को बाहर कर देंगे और इसके मतों को हस्तांतरित किया जाएगा दूसरे प्रत्याशियों के खाते में। लेकिन यह हस्तांतरण किस आधार पर होगा? तो जो भी सी के मत हैं वो इसके मत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन मतों में प्रथम वरीयता सी को दी गई है, परंतु जो द्वितीय वरीयता है यह तो भिन्न भिन्न को हो सकती है। कैसे हो सकती है? मान लीजिए दो निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, उनकी पहली वरीयता, जैसे एक की पहली वरीयता वो सी ही थी, हम उदाहरण बदल रहे हैं अपना, ठीक है जी, लेकिन उसकी दूसरी वरीयता ए थी। अब तृणमूल कांग्रेस का कोई विधायक आया, उसकी भी पहली वरीयता तो सी थी, लेकिन उसकी दूसरी वरीयता हो सकता है डी हो। तो भिन्न मतों में जो मतपत्र हैं उनमें जो द्वितीय आपकी वरीयता है वो भिन्न हो सकती है। तो अब सी के मतों में ये देखा जाएगा कि चलो प्रथम वरीयता तो सी की है, द्वितीय वरीयता किस किस को दी गई है? द्वितीय वरीयता के आधार पर यह मत हस्तांतरित कर दिए जाएंगे जिसके भी पक्ष में द्वितीय वरीयता दी गई है। तो मान लीजिए पहला मतपत्र खुला सी का, पहली तो इन्हीं की लेकिन दूसरी वरीयता ए को दी गई है, तो इन उस मत का सारा मूल्य ए के खाते में हस्तांतरित। एक और मतपत्र खुला तो उसमें पता लगा डी को दूसरी वरीयता है, तो फिर उस मत का सारा मूल्य डी के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अब इस आधार पर जो तीन बचे प्रत्याशी हैं इनके मत मूल्यों में फर्क आना तो लाजमी है। अब द्वितीय चरण खत्म होगा तो यह देखा जाएगा कि क्या किसी प्रत्याशी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है। अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है तो मुबारकबाद, भारत के राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। परंतु यदि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। फिर न्यूनतम मतों वाले प्रत्याशी को पकड़ा जाएगा, दौड़ से बाहर किया जाएगा और उसके मतों का मूल्य हस्तांतरित किया जाएगा बाकी बचे प्रत्याशियों के खाते में। और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक किसी एक प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता है। जैसे ही पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा उस प्रत्याशी को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो यह है व्यवस्था हमारे एकल संक्रमणीय मत की। अच्छा, अब हमने ये दो अवधारणाएं समझ ली हैं, एक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत की अवधारणा। अब इसमें प्रश्न किस तरह से प्रारंभिकी में पूछे जा सकते हैं? जैसे मैं आपको अगर कुछ कथन दूं और खासकर जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा है इससे, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य बराबर होगा, मतलब कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के विधायक के जो मत मूल्य हैं वो बराबर होंगे, क्या यह कथन सही है? यह कथन गलत है, क्योंकि जब हम विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं वो राज्य की जनसंख्या और राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या और उसको भाग देकर निकाल रहे हैं। तो सभी राज्यों में निर्वाचित विधायकों की संख्या अलग है और जनसंख्या अलग है, चाहे 1971 की जनसंख्या हो। तो विधायकों का जो मत मूल्य है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। परंतु यह भी याद रखें, एक राज्य के सभी विधायकों का जो मत मूल्य है वो बराबर होगा, क्योंकि राज्य स्तर पर निकाला गया है। अब आते हैं सांसदीय की तरफ। तो क्या राज्यसभा और लोकसभा के सांसद के मत मूल्य में कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर निकाला जा रहा है। साथ ही क्या तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा सांसद हैं क्या इनके मत मूल्य का कोई फर्क है?
क्या आपस में भिन्न है? नहीं, क्योंकि सांसद का जो मतमूल्य है वह राष्ट्रीय स्तर पर निकाला गया है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पढ़ी हुई चीज में से भी प्रारंभिकी में जब कथन वो बनाते हैं तो किस प्रकार का कथन बना सकते हैं जिससे हमारे दिमाग में संशय पैदा किया जाए और हमसे गलती करवाई जाए। तो इस तरह का अध्ययन भी हमें साथ साथ करना होगा कि हम पढ़ते क्या हैं और उससे हमें सीखने को क्या चीजें मिलती हैं। अब चलते हैं आगे। जब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमने बात की थी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। हम बहुमत प्राप्त मतलब पूर्ण बहुमत समझ चुके हैं, गुप्त मतदान भी हम समझ चुके हैं, साथ ही एकल संक्रमणीय मत भी हम समझ चुके हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी हम समझ चुके हैं और इसी के साथ निर्वाचन मंडल की भी हमें अब जानकारी है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को इनका निर्वाचन हुआ है। यह सिर्फ के समसामयिकी के तौर पर भी हम कुछ चीजों को साथ साथ जोड़ते चलें तो याद रखेंगे यह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। और जो हम अभी मत के मूल्य की बात कर रहे थे तो द्रौपदी मुर्मू जी को कुल वैध मतों का 64.03% प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। साथ ही यह ओडिशा के संथाल जनजाति से आती हैं और इसमें अगर मतमूल्यों की बात करें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा रट्टे नहीं मारने इन चीजों के, कि जो सांसद का मतमूल्य है वो 708 है और अगर विधायकों की बात करें तो सबसे ज्यादा मतमूल्य होता है उत्तर प्रदेश के निर्वाचित विधायक का जो है 208 और सबसे कम मतमूल्य किस राज्य के विधायक का है? वो है सिक्किम के राज्य के निर्वाचित विधायक का जिसका मूल्य सिर्फ 7 होता है। इतना फर्क है अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतमूल्यों का। सिक्किम के विधायक का मतमूल्य 7 और उत्तर प्रदेश के विधायक का मतमूल्य 208 होता है। तो इस तरह के प्रश्न खासकर तब पूछे जाते हैं जब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपकी परीक्षा के आसपास ही हुआ हो। अब जब हम भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझ चुके हैं तो लगे हाथ समझ लेते हैं यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है जिसको कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिपादित की गई है। सबसे पहले जानेंगे कारण, और कारण है संविधान का उल्लंघन, मतलब किस वजह से राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है। एकल कारण दिया गया है संविधान का उल्लंघन। यहां पर मैं यह भी ताकीद आपको कर दूं कि यदि प्रारंभिकी में आपको प्रश्न आता है और विभिन्न कथन दिए हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कारण क्या है, और इसमें क संविधान का उल्लंघन, ख कोई भी भ्रष्टाचार और ग कोई भी आपराधिक कृत्य, तो आपका जो उत्तर होगा वह क ख ग सभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 61 में सिर्फ यही कारण वर्णित है। अब आते हैं प्रक्रिया के ऊपर। तो समझ लेते हैं कि पहले तो ये कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनके द्वारा प्रक्रिया को प्रतिपादित किया जाता है और यहां पर एक प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यदि यह कारण उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति का कोई भी कृत्य वो संविधान की उल्लंघना है तो फिर भारत की संसद के दोनों सदनों में किसी में भी एक से यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो हमारे पास 2 सदन हैं, हम बात कर रहे हैं लोकसभा की और साथ में हमारे पास है राज्यसभा। तो पहले तो यह समझ लें कि किसी भी सदन से यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, परंतु जो प्रथम शर्त है वह यह कि 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। हम राज्यसभा का उदाहरण लेके चलते हैं। यदि राज्यसभा से यह प्रक्रिया शुरू करनी है तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं, उनके 1/4 जब तक इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं तब तक राज्यसभा में यह प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। और इसी के साथ जब 1/4 सदस्य इसका अनुमोदन करेंगे तो फिर राज्यसभा से एक 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को कि आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन 14 दिनों के दौरान कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है राष्ट्रपति के खिलाफ। हाँ, उस पर चर्चा परिचर्चा करनी हो तो अलग बात है, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोई किसी तरह का वोटिंग नहीं की जा सकती है महाभियोग के ऊपर। अब 14 दिन के बाद राज्यसभा को
यह जो प्रक्रिया शुरू की है, जो प्रस्ताव आया है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, इसके ऊपर राज्यसभा में मत डाले जाएंगे, वोटिंग कराई जाएगी। और वोटिंग में कितना प्रतिशत चाहिए, तो याद रखिएगा 2/3 बहुमत चाहिए। और जब हम 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा की जो भी कुल सदस्यता है उसका 2/3 बहुमत चाहिए। और यह भारतीय संविधान में वर्णित सबसे मुश्किल बहुमत है प्राप्त करना। कुल सदस्यता का 2/3 चाहिए। अब यदि राज्यसभा में यह बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में आ जाता है तो अब प्रस्ताव भेजा जाएगा लोकसभा के अंदर, क्योंकि हमारे जो उदाहरण है उसमें हम राज्यसभा से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब जब यह प्रस्ताव आता है लोकसभा में तो अब लोकसभा जांच सभा के तौर पे काम करेगा। मतलब जो राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वाकई उन्होंने वह कृत्य किया है, और यदि वह कृत्य क्या है तो क्या वह संविधान की उल्लंघना में आता है, क्योंकि संविधान की उल्लंघना की परिभाषा कोई नहीं दी गई है। अब लोकसभा की जांच में यह पता चलेगा क्या वाकई राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कृत्य वो संविधान की उल्लंघना है या नहीं है। इसकी जांच लोकसभा खुद भी कर सकती है या किसी और से भी करवा सकती है। कोई इस तरह का कमीशन, समिति बनाई जा सकती है जो जांच करे। और इसी लोकसभा के आगे जो जांच सभा जैसा काम कर रहा है, इसके आगे राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार दिया जाएगा। वो स्वयं भी आकर अपना पक्ष रख सकते हैं या फिर अपने स्थान पर किसी और को भी भेज सकते हैं, किसी अधिवक्ता को भेज सकते हैं जो आकर उनका पक्ष रखे। इस सारी प्रक्रिया के बाद अब लोकसभा को भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। मतलब कि जो भी लोकसभा की कुल सदस्यता है उसके 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो जिस क्षण यह प्रस्ताव लोकसभा से पास होगा उसी क्षण राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब यह समझें कि हमने बात की है यह प्रस्ताव किसी भी सदन से आ सकता है, तो आप इसको उल्टा कर रहे हैं। अगर लोकसभा से आता है तो फिर यहां पर भी 1/4 सदस्यों का अनुमोदन, साथ ही 14 दिन का नोटिस, उसके बाद 2/3 बहुमत, और फिर पास होने के बाद राज्यसभा जाएगा। अब राज्यसभा जांच सदन के तौर पे काम करेगा और यहां पर राष्ट्रपति जी को अपना पक्ष रखने का हक भी प्राप्त होगा। और फिर जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करता है तो राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। किसी भी सदन से शुरू हो सकती है यह कार्रवाई, यह जरूर याद रखें, क्योंकि प्रारंभिकी में जब हमें संशय में डाला जाता है तो इसी तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। क्या सिर्फ लोकसभा से शुरू होगा, कौन सा बहुमत चाहिए, या कितने सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। तो इस तरीके से हम राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा भी सकते हैं। ये अलग बात कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण तो क्या होनी है, इसकी शुरुआत भी नहीं की गई है। किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया, ऐसी कोई स्थिति भारत में उत्पन्न नहीं हुई है। अब हम चलते हैं आगे और राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। इनको याद करने की कोशिश करेंगे जो प्रारंभिकी में कई बार कथन के रूप में आ जाते हैं। जैसे कार्यकाल 5 वर्ष है और साथ ही कितनी भी बार निर्वाचित होने का हक है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह सिर्फ 2 बार निर्वाचन का हक नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए यदि कोई व्यक्ति विशेष निर्वाचित होना चाहता है तो अपने पूर्ण जीवन काल में सिर्फ 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। यहां पर कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, तथा जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं करता तब तक राष्ट्रपति अपना पद खाली नहीं करते हैं। जैसे तो हम जानते हैं कि कार्यकाल 5 साल का है और 5 साल कार्यकाल यदि किसी राष्ट्रपति का खत्म हो जाता है और इस अवधि के दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव किन्हीं कारणों से नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं कि 5 साल जिस तारीख पर खत्म हो रहे हैं उसी तारीख पे राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। हम अपने राज्य के मुखिया का पद खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब तक नए राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाते हैं तब तक यह अपना पद खाली नहीं करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव से अगर संबंधित कोई भी विवाद है तो उस विवाद के निपटारे के लिए जो आप केस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में भी ही किया जा सकता है, किसी और न्यायालय में ये केस नहीं किया जा सकता है। और साथ ही यह भी बहुत महत्वपूर्ण कि कोई भी आम व्यक्ति जाकर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसकी प्रक्रिया को केस के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं ले जा सकता है। तो या तो सिर्फ निर्वाचक मंडल के सदस्य जिन्हों को मताधिकार है राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने का, या जो भी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे
जो उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया प्रत्याशी के तौर पर, वो इस चुनाव के संबंधित केस सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। इसी के साथ निर्वाचक मंडल में यदि रिक्तता है, मतलब कि अब इतना बड़ा देश, इतने सारे विधायक, इतने हमारे सांसद महोदय, कोई ना कोई सदस्य, ये उसकी सदस्यता तो खत्म हुई होगी, कोई ना कोई सीट खाली होगी, रिक्तता होती ही होती है। तो रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैं कहना ये चाहता हूं, यहां तक कि मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और उस दौरान किसी राज्य की जो विधानसभा है वह भंग हुई है, तो वहां के विधायक तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। इस आधार पे भी भविष्य में, मतलब उस राज्य में अगर विधानसभा बनती है और वहां के विधायक कहेंगे जी हमारे तो मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो चुनौती नहीं दे सकते हैं। निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। और साथ ही जो बारंबार पूछा जाता है कि शपथ किससे ग्रहण करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, तो याद रखेंगे शपथ ग्रहण करते हैं मुख्य न्यायाधीश से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ ग्रहण करते हैं। और यदि त्यागपत्र देना हो राष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य। तो सबसे पहले समझें कि अनुच्छेद 53 में यह दिया गया है कि संघ की सभी कार्यकारिणी शक्तियां वह राष्ट्रपति में ही निहित हैं। तो जो भी संघ की कार्यपालिका है, या मैं कहूं केंद्र सरकार, तो उसकी जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वह सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही की जा रही हैं। अनुच्छेद 74 ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति के संदर्भ में, और यहीं से हमें पता लगता है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं आखिर इनका स्रोत क्या है। राष्ट्रपति के नाम पर सब काम हो रहा है, तो विवेक किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जो ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है अनुच्छेद 74 के तहत, उसमें यह दिया गया है कि एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्री परिषद, और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, और राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों के कार्यान्वयन के लिए मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। मतलब कि हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास अनेक शक्तियां हैं। जब हमने कह दिया कि केंद्र की सारी जो कार्यकारिणी की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, तो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे विधायी हो, चाहे न्यायिक हो, यहां तक कि वित्तीय या राजनीतिक शक्तियां भी हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। परंतु जब इन शक्तियों को इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसके द्वारा कोई कार्य कार्यान्वित किया जाएगा, तो फिर जो विवेकाधिकार है वो मंत्री परिषद के पास है। तो जो निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की शक्ति है, असल में वह मंत्री परिषद में निहित की गई है। और मंत्री परिषद वह निर्णय लेने के बाद सलाह देते हैं राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति उसके अनुसार ही काम करते हैं। यह संवैधानिक बाध्यता है राष्ट्रपति जी के ऊपर। तो यह जरूर याद रखें कि जितनी भी शक्तियां हैं या कर्तव्य हैं, इनमें से ज्यादातर शक्तियों में जो राष्ट्रपति जी हैं ये अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वरन मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम कर रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज देख लेते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन में जो 1978 में हुआ था, इसमें एक बात और जोड़ी गई अनुच्छेद 74 के अंदर। इसमें कहा गया कि ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे, बात सही है, परंतु वह मंत्री परिषद के पुनर्विचार के लिए ऐसी सलाह को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। मतलब मान लीजिए आज अपनी जो कार्यकारिणी शक्ति है उसके अंदर जो केंद्र सरकार है, मंत्री परिषद है, उन्होंने कोई सलाह राष्ट्रपति जी को दी कि आप ऐसा करें, किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दें, या किसी व्यक्ति को आप महान्यायवादी या फिर कोई महालेखाकार के पद पर तैनात कर दें। अब ये सलाह के रूप में राष्ट्रपति जी के ऑफिस में आता है, तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, इसको एक बार मंत्री परिषद के पास वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। वो अपना कोई नोट भी लिख सकते हैं कि देखिए मेरी राय में यह कदम ठीक नहीं है, यह व्यक्ति इस पद के लिए योग्य नहीं है। परंतु इस पुनर्विचार के बाद जो भी मंत्री परिषद सलाह वापस भेजेगा, चाहे उसमें वो कोई बदलाव लाएं या ना लाएं, फिर राष्ट्रपति जी कुछ ही नहीं कर सकते हैं। जो मंत्रिपरिषद कह रहा है उसके अनुसार ही इनको कार्य
करना होगा। तो हम देख चुके हैं कि अनुच्छेद 74 के तहत बाध्यता है राष्ट्रपति जी के ऊपर, संवैधानिक बाध्यता है कि मंत्री परिषद जो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इनको सलाह देगा, उसके अनुसार ही इनको अपनी शक्तियों, अपने कर्तव्यों का कार्यान्वयन करना होगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं राष्ट्रपति साहब की अलग अलग शक्तियां। जैसे सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियों की हम बात करें तो प्रशासनिक शक्तियों के में ये समझ लें कि संघ के जो भी कार्यकारी कार्य हैं, जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं केंद्र सरकार की, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। मतलब सब राष्ट्रपति कार्यालय से ही कार्यान्वित होगा काम, कोई भी फाइल राष्ट्रपति कार्यालय से ही कार्यान्वित होती है। अब इसके तहत एक तो भारत संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति यह राष्ट्रपति जी के हाथों द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारत की न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो चाहे महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब ऐसा समझें कि केंद्र के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा ही की जाती हैं। परंतु यह अब कहने की जरूरत तो नहीं है कि राष्ट्रपति जी का स्वयं विवेक नहीं होता है, वरन जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर ये नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी तरह राज्यों के राज्यपाल हों या फिर जितने भी राष्ट्रीय आयोग हैं, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो सकता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो, तो ऐसे आयोगों के सदस्य और अध्यक्ष भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जा रहे होते हैं। अब क्योंकि नियुक्ति का अधिकार है तो ऐसे पदों पर जो व्यक्ति सुशोभित हैं उनको पद से हटाने का भी अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। तो ये है प्रशासनिक शक्तियां। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों में मतलब राष्ट्रपति की वो सारी शक्तियां जो विधायिका के संदर्भ के अंदर हैं। तो इसमें जान लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 85 के तहत संसद की बैठक को बुलाना या संसद के सत्र को बुलाना और फिर संसद के सत्र को स्थगित कर देना और साथ ही लोकसभा को भंग कर देना। अच्छा, जब मैं स्थगन की बात कर रहा हूं तो यह वह स्थगन नहीं है जो किसी सत्र के मध्य में किया जा रहा हो, यह है जो सत्र को खत्म कर देना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बजट सत्र है, तो बजट सत्र की बैठक के लिए जब बुलाया जाएगा सदनों को तो आदेश जारी होगा राष्ट्रपति कार्यालय से, और जब बजट सत्र खत्म हो जाएगा तो किस तारीख को खत्म हो रहा है यह आदेश भी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा ही जारी किया जाता है। तो सत्र की शुरुआत करना और सत्र को खत्म करना, यह दोनों शक्तियां राष्ट्रपति जी के पास हैं। और इसी के आगे लोकसभा को भंग कर देना। अब राज्यसभा तो कभी भंग की नहीं जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं सिर्फ लोकसभा को भंग कर देना। अगर 5 साल पूरे हो चुके हैं तो राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। आगे देखें तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना, हम आगे देखेंगे जब हम संसद पढ़ रहे होंगे, खासकर अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। इसके इतर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों का, तो उसको भी बुलाने का या आह्वान करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास होता है। साथ ही हर बजट सत्र से पहले और जब भी भारत में आम चुनाव होते हैं, जो नवनिर्वाचित लोकसभा है, तो इसका जब पहला सत्र शुरू होगा वो भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से ही शुरू होता है। तो सदनों में अभिभाषण देना या संबोधित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। आगे चले, संसद में कुछ रिपोर्टों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण है या फिर जो केंद्र के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है भी राष्ट्रपति जी के पास आती है और फिर उसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये हैं विधायी शक्तियां। आगे देखते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। जब हम वीटो शक्तियों की बात कर रहे हैं तो वीटो को अगर हम आमतौर पे देखें, साधारण तौर पर, तो वीटो शक्तियां मतलब कार्यकारिणी की वह शक्ति जिससे वह विधायिका के किसी प्रस्ताव को स्थायी या अस्थायी तौर पर रोक सके। और जब हम राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की बात कर रहे हैं तो यह है संसद द्वारा पारित बिलों के संदर्भ में। मतलब कोई भी बिल यदि लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो फिर राष्ट्रपति अपनी कौन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो पहला तो यही है, या तो राष्ट्रपति अपनी सहमति उसको दे दें तो इससे वह बिल अधिनियमित हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। परंतु
क्या भारत के राष्ट्रपति सहमति देने से इनकार भी कर सकते हैं और कौन कौन सी शक्तियां इस संदर्भ में इस्तेमाल की जा सकती हैं, प्रयोग की जा सकती हैं? अब सबसे पहले है आत्यांतिक वीटो, जिसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। अब राष्ट्रपति इस संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अपनी सहमति रोक लेते हैं, उस बिल को अपनी सहमति नहीं देते हैं और इस अवस्था में यह बिल समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण इस बिल को खत्म माना जाएगा। लेकिन यह भी याद रखें कि भारत के राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर तो सकते हैं, पर अपने स्वयं विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए नहीं, वरन केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह जरूर याद रखेंगे कि केवल मंत्री परिषद की सलाह पर ही आत्यांतिक वीटो यूज की जा सकती है, प्रयोग में लाई जा सकती है। अब आते हैं निलंबनकारी वीटो के ऊपर। यह स्थायी तो नहीं परंतु अस्थायी रोक लगा सकती है संसद द्वारा पास किए गए किसी भी बिल के बारे में। तो यह देरी करता है, उस बिल के पास करने में देरी हो सकती है। और अस्थायी तौर पर किस तरह से? जब भी निलंबनकारी वीटो प्रयोग में लाई जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि संसद को वह बिल वापस भेजा जाता है राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा पुनर्विचार के लिए। अब संसद इस पर पुनर्विचार करेगी, साथ ही राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं कि उनको क्या उस बिल के किसी प्रावधान पर क्या कोई आपत्ति है, क्या वो कुछ बदलने की भी अनुशंसा कर रहे हैं। अब इसके बाद संसद उस बिल के ऊपर पुनर्विचार करेगा और पुनर्विचार करने के बाद जिस भी स्वरूप में वह बिल राष्ट्रपति कार्यालय आता है उसी स्वरूप में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी। मैं कहना यह चाहता हूं, चाहे पुनर्विचार की प्रक्रिया में संसद ने उस मूल बिल में कोई परिवर्तन किया या नहीं किया, चाहे कोई संशोधन हुआ या नहीं हुआ, अगर उसी तरह जिस स्वरूप में पहले बिल आया था ठीक उसी स्वरूप में उन्हीं प्रावधानों के साथ यदि बिल वापस आ जाए राष्ट्रपति कार्यालय, तो अब निलंबनकारी वीटो उसका कोई असर नहीं रह जाएगा। सिर्फ देरी हुई होगी उतने दिनों की जितने दिनों में पुनर्विचार किया गया है और अब राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ अपनी सहमति ही उस बिल के ऊपर देनी होगी। अब इन दोनों वीटो की अगर हम बात करें तो क्या कभी भारत में प्रयोग में लाई गई हैं? तो याद रखें, आत्यांतिक वीटो सिर्फ एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने प्रयोग में लेके आए थे और यह था पेप्सू बिल का 1954 की बात है। इसके अलावा अगर निलंबनकारी वीटो की हम बात करें तो इसको एपीजे कलाम साहब 2006 में प्रयोग में ला चुके हैं, जो लाभ के पदों के विषय में एक बिल था और उसमें जो संशोधन बिल एक लाया गया था उसके बारे में ये प्रयुक्त में लाई जा चुकी है। आर वेंकटरमन भी एक ला चुके हैं एक बार इसको प्रयोग के अंदर निलंबनकारी वीटो को, उसकी हम आगे बात करेंगे पॉकेट वीटो के साथ। तो जो तीसरी वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के पास वह है पॉकेट वीटो। अब यह वीटो बहुत ही रोचक है, मतलब इसमें जो राष्ट्रपति कार्यालय है, राष्ट्रपति महोदय हैं, वो कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं बिल के ऊपर, ना तो बिल को अपनी सहमति देने से इनकार कर रहे हैं, ना ही बिल के ऊपर सहमति दे रहे हैं और निलंबनकारी वीटो भी प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। बस उस बिल को राष्ट्रपति कार्यालय में रख के आराम से बैठे हैं, उसके ऊपर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इस अवस्था में अनिश्चित काल के लिए उस बिल को विलंबित किया जा सकता है। कोई निर्णय नहीं लेना है, कुछ बताना ही नहीं है इसके ऊपर क्या हो रहा है, तो मतलब यह मान लिया जाएगा कि इसके ऊपर पॉकेट वीटो प्रयोग की गई है। अब यह रोचक तथ्य इस बात से आता है और एक और रोचक तथ्य भी हम इसके साथ जान लें कि ये सारे वीटो और ये जो शब्द युग्म हम पढ़ रहे हैं, ये शब्द युग्म संविधान में कहीं पर भी प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। यह संवैधानिक भाषा नहीं है, वरन जो हम वीटो की शक्तियां जान रहे हैं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 से आती हैं। अब 111 में वीटो शक्तियां नहीं दी गई हैं, वरन यह प्रक्रिया लिखी गई है कि जब कोई बिल संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय आता है अपनी सहमति देने के लिए, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए, तो उस सूरत में क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा। अब इस पूरे अनुच्छेद 111 में कहीं पर भी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि किस समय सीमा के भीतर किस बिल को अपनी सहमति देनी है। अब जब समय सीमा निश्चित नहीं की गई है तो फिर इसी अनिश्चित काल की समय की जो अवधारणा है इससे पैदा होती है पॉकेट वीटो की स्थिति। तो कितने भी समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति आई है? और आप समझ रहे हैं यदि ऐसी स्थिति आती है तो यह वह स्थिति है
जहां पर राष्ट्रपति और मंत्री परिषद में गहरा मतभेद हो चुका है किसी बिल को पारित करने के बारे में। और क्या फिर भारत के राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी बिल को पारित होने से रोक भी सकते हैं? तो हाँ, चाहे ये खुले तौर पर संविधान में नहीं लिखा गया है, परंतु शक्तियों का समायोजन इस तरीके से है कि यह संभव है। और एक बार स्थिति आई भी थी 1986 में। तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह साहब भारत के राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी सरकार भारत में कार्यरत थी। तो संसद से एक पोस्ट ऑफिस बिल था जिसमें कुछ संशोधन किए गए और वह बिल आता है राष्ट्रपति कार्यालय सहमति के लिए। पर इस पर ज्ञानी जैल सिंह साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया और पॉकेट वीटो प्रयोग में ले आए। 86 से 89 आ गया, लेकिन यह बिल पॉकेट वीटो में ही रहा। और 89 में जब ज्ञानी जैल सिंह साहब पद छोड़ते हैं और अगले राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं आर वेंकटरमन, उन्होंने इसी बिल के ऊपर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। यह बिल वापस संसद में पुनर्विचार के लिए जाता है, लेकिन तब तक भारत में सरकार बदल चुकी थी। राजीव गांधी सरकार जा चुकी थी, उसकी जगह पर एक नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट भारत में आ चुकी थी। और अब संसद यह निर्णय लेती है पुनर्विचार के बाद कि हम इस बिल को वापस लेते हैं, हम इस बिल को अधिनियमित नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दो महानुभाव, एक ज्ञानी जैल सिंह साहब और एक आर वेंकटरमन साहब, इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति या फिर निलंबनकारी वीटो की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक बिल को अधिनियमित होने से भी रोक लिया है। यहीं से हमें यह भी चीज समझनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 74 की, कि जो राष्ट्रपति हैं यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे, पर इससे यह अंदाजा कतई ना लगा लें कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये सिर्फ एक रबड़ स्टैंप का काम करते हैं या यह शून्य मात्र हैं। ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां भी हैं जो चाहे निहित तौर पर, मतलब संवैधानिक भाषा में निहित तौर पर दी गई हैं, खुले तौर पर नहीं लिखी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये कुछ कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर भी काम कर सकते हैं कि इनके पास कुछ विवेक के आधार पर भी शक्तियां पारिस्थितिक तौर पर आ जाती हैं, खुले तौर पर नहीं है। अब देखते हैं आगे। और अनुच्छेद 123 विधायी शक्तियों में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और यह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें यह भी याद रखें कि राष्ट्रपति अध्यादेश स्व विवेक पर नहीं जारी करते हैं, वरन यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। अब यह शक्ति क्या है? अनुच्छेद 123 में यह बात है कि अगर कभी आपको कानून की जरूरत पड़े और आपको यह कानून बहुत जल्दी चाहिए और आप संसद की उस लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकते हैं, तो फिर एक खिड़की दी गई है जिसमें किसी कानून को बिल के द्वारा ना सही, संसद के द्वारा ना सही, सीधा आप राष्ट्रपति कार्यालय से अधिनियमित करवा लें और उसको कानून के रूप में भारत में लागू कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त ये कि संसद के जो दो सदन हैं इनमें से कोई एक सत्र में ना हो, मतलब या तो दोनों ही सत्र में ना हो। यदि एक संसद का जो सदन है वह सत्र में है और दूसरा जो संसद का सदन है वह सत्र में नहीं है, तो दोनों सदनों में से यदि कोई एक सदन सत्र में नहीं है, तो अब राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। साधारण तौर पर समझते हैं, मान लीजिए किसी वक्त अगर संसद का कोई सदन सत्र में नहीं है और अमित शाह जी कोई कानून देश में लागू करना चाहते हैं, भारी जरूरत है, तो अब उनको संसद जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, ये सीधा राष्ट्रपति कार्यालय उस अध्यादेश को भेजेंगे और 123 अनुच्छेद की शक्तियों के अनुसार यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जो उनको करने ही हैं, तो फिर इस सूरत में वह कानून अध्यादेश के रास्ते भारत देश में लागू हो जाएगा, उसके सारे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। परंतु यह स्थायी नहीं है। यदि इसको स्थायी रास्ता ही बना लिया जाए तो फिर तो जो सांसदिक प्रणाली है कानून बनाने की, उसको बाईपास कर दिया जाएगा। फिर तो सरकार क्यों ही संसद के सदनों में जाएगी, वहां पर विपक्ष के सवालों का क्यों ही जवाब देगी और सारे के सारे कानूनों को अध्यादेश के रास्ते जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या नियम है, क्या सीमाएं हैं, तो याद रखें अस्थायी होता है। वैसे अध्यादेश में और जो कानून है जो अधिनियमित संसद द्वारा किया गया है उसकी प्रभावी शक्तियों में कोई फर्क नहीं है। अध्यादेश की जो प्रावधान है वो भी प्रभावी होंगे और जो अधिनियमित कानून है उसके भी प्रावधान लागू किए जाएंगे।
परंतु फर्क क्या है? फर्क यह है कि अध्यादेश एक तय समय सीमा के लिए होता है। मतलब जब तक संसद के सत्र स्थगित किए हुए हैं, संसद के सदन सत्र में नहीं है, तब तक यह अध्यादेश जारी रहेगा। परंतु जैसे ही संसद के दोनों सदनों का सत्र शुरू होता है तो उस तारीख से 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा। तो या तो संसद के जो सदन है उसमें सत्र जब शुरू हुआ, यह अध्यादेश को बदलते हुए एक बिल पेश किया जाएगा, उस बिल को या तो पारित कर दें दोनों सदनों से और राष्ट्रपति जी की सहमति मिल जाए तो वह कानून के तौर पर अधिनियमित हो जाएगा, या फिर सदनों में इस बिल को फेल किया जा सकता है। परंतु यदि अध्यादेश के ऊपर 6 हफ्तों में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो इस सूरत में 6 हफ्ते गुजरने के बाद यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह एक तय समय सीमा के लिए ही होता है। तो याद रखें, यह अध्यादेश जो जारी किया जा रहा है यह अस्थायी प्रकृति का है, स्थायी प्रकृति का नहीं है। अब इससे जुड़ी एक और अहम और गहन घटना की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 123 में कहीं पर भी संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि कितने अध्यादेश लाए जा सकते हैं, और यह कि यदि कोई अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है तो क्या उस अध्यादेश को पुनः जारी कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। तो यह भी याद रखें, किसी भी अध्यादेश को अगर वह स्वतः समाप्त भी हो जाता है या संसद में समाप्त कर दिया जाता है तो भी दोबारा से उसको जारी कराया जा सकता है 123 अनुच्छेद की शक्तियों के द्वारा। तो इससे एक गहन स्थिति उत्पन्न होती है कि फिर तो सरकार किसी एक अध्यादेश को बारंबार राष्ट्रपति कार्यालय से लागू करवाएगी और जो संसद की कानून बनाने की, विधि बनाने की प्रणाली है उसको बाईपास कर दिया जाएगा। और ऐसा एक केस होता भी है बिहार राज्य के अंदर। जब हम बिहार राज्य की बात कर रहे हैं तो हम आगे देखेंगे कि राज्य के राज्यपालों के पास भी यह शक्ति है कि वह राज्य सरकार की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं अपने राज्य के संबंध में। तो बिहार में एक केस होता है DC वाधवा बनाम बिहार राज्य, 1987 का केस है। और इसमें यही देखा गया कि 14 सालों का एक अध्ययन किया गया और बिहार सरकार, बिहार राज्यपाल ने बहुत सारे अध्यादेश पारित किए और अध्यादेश को लागू करने के बाद यह देखा गया कि उनमें से बहुत सारे अध्यादेश बारंबार लागू किए गए थे। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि देखिए, यह तो संविधान के ऊपर एक आघात है। अगर संविधान की चुप्पी है किसी प्रावधान के ऊपर तो उस चुप्पी का फायदा आप संविधान की मर्यादा को तोड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस केस में भी कोई संख्या नहीं तय की गई है कि कितनी बार किस अध्यादेश को वापस जारी किया जा सकता है समाप्त होने के बाद, परंतु यह कहा गया कि अब इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मैं कहना यह चाहता हूं, क्या अध्यादेश जारी हुआ तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ जी, DC वाधवा केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अब इसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। और यदि न्यायिक समीक्षा में न्यायालय यह पाते हैं कि जो अध्यादेश जारी किया गया था ये बिना किसी जरूरत के पारित किया गया था और सरकार ने बुरी भावना के साथ या सांसदिक प्रणाली को बाईपास करते हुए यह अध्यादेश जारी किया है, तो न्यायिक समीक्षा में ऐसे अध्यादेश को खत्म करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है। तो यह हमारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे देखते हैं अनुच्छेद 72 और राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। अब क्षमादान मतलब देखिए, भारत देश में जो आपराधिक कृत्यों की प्रणाली है केस करने की, तो देखते हैं हम कि जिला एवं सत्र न्यायालय से केस शुरू होते हैं। इसके बाद आप अपील में जा सकते हैं जो उच्च न्यायालय है, और उसके बाद अपील में जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है इस देश में जहां पर अपील में जाया जा सके। परंतु एक रास्ता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए आप एक अर्जी लगा दें। तो राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अंदर। लेकिन क्षमादान देने में जो भी प्रावधान हैं उसमें क्या क्या सहूलतें किसी प्रार्थी को दी जाएंगी, हम इसका अध्ययन करेंगे और कुछ तथ्य जान लेते हैं। जैसे संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध में दिए गए दंड के बारे में क्षमादान की शक्ति इस्तेमाल में लाई जा सकती है। यहां तक कि क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये तीनों सेनाओं के मुख्य कमांडर भी हैं, तो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में भी क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कोर्ट मार्शल, तो उसके संबंध में भी हो सकता है। आगे चलें तो यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तब भी जो राष्ट्रपति हैं यह अपनी क्षमादान की शक्तियों को प्रयोग में ला सकते हैं।
अब देखते हैं जो हमें परीक्षा में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये जो क्षमादान की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, इनके मतलब क्या हैं। तो जैसे देखें तो सबसे पहले क्षमा मतलब पूर्ण रूपेण क्षमा देना, क्षमादान ही दे देना, इसको अंग्रेजी में पार्डन कहते हैं। तो क्षमादान का मतलब यह होता है कि पूर्ण रूपेण व्यक्ति के ऊपर जो भी दंड दिया गया था या बंदीकरण था या कोई भी उसकी जो निहरताओं को स्थापित किया गया था दंड के द्वारा, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड दिया गया है उसके आपराधिक कृत्य के बदले में, अब वो जेल में बंद है, मृत्यु दंड के इंतजार में है। यदि उसको क्षमादान दे दें राष्ट्रपति साहब, तो ना सिर्फ उसकी जो फांसी की सजा है ये खत्म कर दी जाएगी, वरन वह व्यक्ति जेल से बाहर आएगा और एक सामान्य नागरिक के तौर पे अपना जीवन जी सकता है। पूर्ण रूपेण दंड से मुक्ति मिल जाती है यदि क्षमादान दे दिया जाए। परंतु हम ये जानते हैं कि क्षमादान ना तो मांगे ही जाते हैं ना ही दिए जाते हैं। तो ज्यादातर क्या प्रयोग में लाया जाता है, ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है लघुकरण। लघुकरण में होता यह है कि दंड के स्वरूप को बदलकर दंड कम कर दिया जाता है, जो दंड दिया गया है उसका स्वरूप ही बदल दिया जाता है। और भारत में जो इसका प्रयोग है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना। तो जितने भी आपने ऐसे देखे हों कि जो किसी ऐसे केस में अभियुक्त हैं जिसमें फांसी की सजा दी गई है, तो वो ज्यादातर जो क्षमादान के लिए अपनी अर्जी देते हैं उसमें उन्होंने लघुकरण ही मांगा होता है कि हमारी फांसी हटा दीजिए, हमें आजीवन कारावास कर दीजिए। तो ज्यादातर भारत में यही प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं आगे परिहार, परिहार और विराम। तो परिहार क्या है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना है। मतलब 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल या 6 साल कर दीजिए, 14 साल की सजा है तो फिर उसको आप कुछ समय उस सजा में से घटा दीजिए, यह है परिहार। और दूसरा है विराम। तो विराम क्या है, वैसे दोनों में समानता तो है परिहार और विराम के अंदर, क्योंकि जो परिणाम आ रहा है वो एक जैसा ही है कि सजा कम की जा रही है। बस विराम में यह है कि सजा को जो कम किया जा रहा है ये किसी विशेष परिस्थिति में कम किया जा रहा है, जैसे कि शारीरिक अपंगता है या महिला हैं जो अभियुक्त हैं वो गर्भावस्था के अंदर हैं, तो फिर अवधि को कम कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं परिहार और विराम दोनों में ही जो कारावास की अवधि है, जो दंड की अवधि है, उसको कम किया जा रहा है। फर्क यह है कि परिहार जैसे अच्छे आचरण के आधार पर सजा को कम कर देना, और अगर विराम है तो उसमें यह है कि किसी जैसे खास परिस्थिति में शारीरिक अपंगता है या गर्भावस्था की अवस्था के कारण सजा को कम किया जा रहा है। जैसे अगर मैं परिहार की बात करूं तो फिलहाल में पंजाब राज्य के अंदर कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब। तो इनको एक पुराने केस में 1 साल के कारावास की सजा हुई थी, लेकिन इनको 45 दिन इनकी सजा 1 साल जो पूरी होनी थी उससे 45 दिन पहले छोड़ दिया गया है। तो जो 45 दिन पहले छोड़ा गया है वो परिहार स्वरूप ही छोड़ा गया है। या फिर आप अक्सर शायद सुनते भी हो कि 26 जनवरी या 15 अगस्त पर कुछ कैदी उनकी सजा होने से पूरी होने से पहले छोड़ दिए जाते हैं। तो ये नहीं कि 26 जनवरी 15 अगस्त को बहुत खुश हैं, चलो कुछ लोगों को छोड़ दो, कबूतरों की तरह उड़ा दें, वह नहीं है। उनको परिहार स्वरूप ही वह सुविधा दी जा रही होती है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो संजय दत्त साहब को फोन कर लीजिएगा, उनको भी जो 5 साल की सजा हुई थी उसमें परिहार स्वरूप कुछ दिन पहले छोड़ दिया गया है। फिर अंत में हम आते हैं प्रविलंबन। प्रविलंबन सिर्फ इतना है कि किसी भी दंड के ऊपर अस्थायी रोक लगा देना, और खासकर यह दिया जाता है मृत्यु दंड के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, और खासकर जो हम देखें कि आम चलन क्या है उसमें यह है कि यदि उस व्यक्ति ने क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति कार्यालय भेजी है, अभी उस पर फैसला नहीं लिया गया है, तो फिर प्रविलंबन दे दिया जाता है। मतलब जब तक इसकी जो क्षमादान की याचिका है उसके ऊपर जब तक फैसला नहीं होता तब तक प्रविलंबन है, इस व्यक्ति को फांसी ना दी जाए। जब फैसला होगा इसकी याचिका के ऊपर तब देखेंगे इसको क्या हमने देना है। अब हम अगर अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए देखें तो जो शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के, ज्यादातर हमें अपनी परीक्षा के अंदर इन्हीं चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, बट कुछ और बिंदुओं की तरफ भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियां वैसे तो कोई बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं है,
और एक रवायत के तौर पर ये शक्तियां दी गई हैं। जैसे संसद में कुछ रिपोर्ट पेश करते हैं राष्ट्रपति साहब, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण है या भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक हैं, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति कार्यालय में जमा कराते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को भेज देते हैं संसद के सदनों के अंदर। इसके साथ जो भी धन विधेयक हैं, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी की सिफारिश से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और इसके साथ हर 5 साल पर संघ वित्त आयोग का भी गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे देखें तो सैन्य शक्तियां, मतलब एक तो जो भी हमारे रक्षा बल हैं, इनके सर्वोच्च कमांडर वो राष्ट्रपति जी होते हैं और इस वजह से जो युद्ध और शांति की घोषणा भारत करता है वह राष्ट्रपति कार्यालय से ही घोषित किए जाते हैं। इसके आगे देखें तो फिर कूटनीतिक शक्तियां, यह भी रवायत के तौर पे है, मतलब के, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये कि भारत यदि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जा रहे हैं। मतलब उस पर संधि पर चाहे हस्ताक्षर कोई भी करे, वो प्रधानमंत्री हो, वो विदेश मंत्री हो, परंतु वो किसके नाम पर इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को संपन्न कर रहे हैं, वो भारत राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति जी के ही नाम पर इनको संपन्न कर रहे होते हैं। फिर जो राजनयिक हैं, भारत के जो राजदूत किसी और देश में जाते हैं या और देशों के जो राजदूत हैं वो भारत आते हैं, यह सब भी राष्ट्रपति जी के ही द्वारा प्रतिपादित की जाने वाली प्रक्रिया है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति जी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो यहाँ पर जो राज्य प्रमुख हैं, जो भारत गणराज्य के प्रमुख हैं, ये राष्ट्रपति जी हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो तो भारत सरकार के प्रमुख हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत राज्य के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति जी को ही सम्मान दिया जाता है। यही भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने राष्ट्रपति पद के बारे में अध्ययन किया है। प्रारंभिकी परीक्षा में खासकर याद रखिएगा, राष्ट्रपति से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कथनों में काफी संशय भी उत्पन्न किया जाता है। तो इस विषय बिंदु को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने प्रमुख तौर पर राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल, फिर इनके निर्वाचन की प्रक्रिया, फिर महाभियोग की प्रक्रिया, और इसके बाद जो दूसरा स्तंभ था वो था इनकी शक्तियां और कर्तव्य, जिसमें हमने अनुच्छेद 74 का अध्ययन किया है, जिसमें हम ये पाते हैं कि स्वयं विवेक के आधार पर राष्ट्रपति जी काम नहीं कर रहे हैं, वरन एक मंत्री परिषद होगा जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काम कर रहा है और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति जी अपने कार्यों को कार्यान्वित करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी कार्यकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे उपराष्ट्रपति हैं, इसके अलावा महान्यायवादी हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। हालांकि यह कार्यकारी में नहीं आती, उससे अलग है, परंतु उसका भी अध्ययन करेंगे और साथ ही मंत्री परिषद का भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।